सभी को अभ्यास विद ब्रैकेट में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग ग्रेविटेशन के कुछ बचे हुए सवालों को देखेंगे। हम लोग फर्स्ट पार्ट में 40 तक कर चुके थे, तो यहाँ पे हम लोग 41 से शुरू करते हैं। तो हम लोग के पास 41 नंबर क्वेश्चन है, इफ़ वी गो डाउन फ्रॉम द अर्थ सर्फेस द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए, मान लीजिए कि यह अर्थ है। अगर हम अर्थ से ऊपर जाते हैं तब जी का वैल्यू क्या होता है, घटता है। और अर्थ से अगर हम नीचे जाते हैं, यानी सरफेस से ऊपर जाते हैं तो जी का वैल्यू क्या होता है, घटता है। और अगर सरफेस से अगर नीचे जाएं तब भी जी का वैल्यू क्या होता है, घटता है। ये एक्चुअली हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 42। तो 42 क्या बोलता है, इफ v इज द एस्केप वेलोसिटी एंड v नॉट इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट फॉर ऑर्बिट क्लोज टू द अर्थ सरफेस देन दीज आर नोटेड बाय। तो देखिए, जो एस्केप वेलोसिटी होता है ये है सो √2 टाइम्स, यानी कि √2 टाइम्स होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी से। ओके, तो ये क्या होता है, √2 टाइम्स, तो √2 टाइम v नॉट, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 43। 43 क्या बोल रहा है, द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज। तो देखिए, एस्केप वेलोसिटी को ऐसे हम लोग समझ सकते हैं, सपोज कर लीजिए कि ये अर्थ सरफेस है, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए कि एक पत्थर को फेंका जाता है या एक मास को फेंका जाता है, ठीक है। मान लीजिए फेंक रहे होंगे तो कुछ वेलोसिटी से फेंक रहे होंगे, तो मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में क्या है, भी इनिशियल वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, ठीक है। तो जब आप ऊपर फेंकिएगा तो नीचे एक जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अपनी ओर खींचेगा, यानी कि आप जिस ओर बल लगाए हैं उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में एक ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा। तो आपने कितना ऊर्जा दिया है, आपका जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, तो हम लोग देखते हैं कि हाफ mv², यानी कि vi²। तो ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी के साथ इसको फेंका गया, लेकिन यहाँ पे जो बल लग रहा है ये इसका क्या ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो हम इसको माइनस बोलेंगे। तो माइनस में क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है, gm इंटू मास ऑफ अर्थ बाई रेडियस का स्क्वायर, ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ है ना। तो यहाँ पे आप देखिए, इसके वेलोसिटी कब कहलाएगा, जब ये है सो वस्तु वापस नहीं आए। और ये वापस कब नहीं आएगा, जब ये जो फोर्स लग रहा है ये है सो ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या हो, ज्यादा हो। ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा होगा गतिज ऊर्जा, तब वो है वस्तु है सो वापस पृथ्वी में नहीं आएगा। तो हम इसको बोल सकते हैं कि या तो बराबर हो, यानी जो गतिज ऊर्जा है वो बराबर हो इस फोर्स के, या तो क्या हो, ज्यादा हो, है ना। तो ये केस हो सकता है जो बराबर भी होगा तब भी वो इसका वेलोसिटी हो जाएगा। तो हम एक इक्वेशन इक्वल वाला को ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। तो हम इसको बोल सकते हैं कि यहाँ पे इक्वल है, तो हम इसको यहाँ पे इक्वल लिख सकते हैं। तो एक केस ये हो जाएगा कि अगर ये दोनों इक्वल है यहाँ पे, कि ये जो गतिज ऊर्जा है और ये जो फोर्स लग रहा है ये दोनों का सेम एनर्जी लगभग ले रहा है, तब इस केस में भी आई निकल के क्या निकल आएगा। तो इस जब आप इसको इक्वेट करेंगे और मास ऑफ अर्थ बाई यहाँ पे जी इक्वल टू क्या निकल के आएगा, जैसे एम जी इक्वल टू क्या होता है, एम जी इक्वल टू फोर्स, तो हम लोग फोर्स इक्वल टू क्या पढ़े, जी इंटू m1 इंटू m2 बाई r²। तो यहाँ से m एक तो कैंसिल हो जाता है, ये मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ आता है, तो g और मास ऑफ अर्थ और डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ अर्थ इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, g लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी सेम चीज आ रहा है, ठीक है ना। तो ये m कैंसिल हो जाएगा, तो g m और ये आ रहा है। तो इस तरह से आप इसको पुट कर दीजिएगा कि ये टर्म को g से पुट कर दीजिएगा, तो यहाँ से है ना जो vi है इक्वल टू निकल के आएगा क्या, कि √2g रेडियस ऑफ अर्थ निकल के आएगा, है ना। इसका मतलब हो गया कि आप है सो जो वेलोसिटी फेंक रहे हैं वो कितना होना चाहिए, कि √2gre। तो यही निकल के क्या आएगा, इसके वेलोसिटी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, जो हमारा इसके वेलोसिटी है किस पे डिपेंड कर रहा है, देखिए 2 कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है 9.8 है ना, और ये क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ ये भी कांस्टेंट है। तो रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर बोला जाता है ना, कि रेडियस ऑफ अर्थ क्या है, 6400 किलोमीटर। तो ये सारी चीज को यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो क्या निकल के आएगा, कि इसके वेलोसिटी का स्पीड निकल के आएगा। तो जैसे हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कहते वैल्यू ऑफ इसके वेलोसिटी। तो यहाँ पे जब आप इसको पुट कीजिएगा सारा, तो क्या निकल के आएगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, है ना। तो यहाँ पे पुट कीजिएगा तो क्या निकल के आएगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड निकल के आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 46। तो 46 क्या बोलता है कि ए लिफ्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। जैसे ये लिफ्ट है
और ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ ऊपर की ओर जा रहा है। तो द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द लिफ्ट, तो यहाँ पे जो मास होगा तो वो मास है, सो क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द लिफ्ट। देखिए अगर मास है तो आप कहीं पे ले जाइए तो मास क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट, मतलब हमेशा सेम होता है, वो चेंज नहीं होता है कहीं भी। जिसे जी का वैल्यू पे क्या क्या डिपेंड करता है, वेट। वेट इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी। तो वेट है तो चेंज हो सकता है, लेकिन ये जो मास है, मास कहीं पे भी जाने से अनचेंज्ड हो रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिफ्ट में अगर भी रहेगा तब भी मास पे क्या होगा, अनचेंज्ड रहेगा, यानी कि रिमेंस क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 47। तो 47 क्या बोलता है कि द पीरियड ऑफ मून्स रोटेशन अराउंड द अर्थ इज नियरली 29 डेज। 29 डेज में एक रोटेशन करता है मून, ठीक है। इफ मून्स मास वे टू फोल्ड इट्स प्रेजेंट वैल्यू एंड ऑल अदर थिंग्स रिमेन अनचेंज्ड, द पीरियड ऑफ मून्स रोटेशन वुड बी। तो हम लोग जानते हैं कि वो तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि सपोज कर लीजिए कि ये है सो अर्थ है, ठीक है। यहाँ पे मून है तो ये इसके चारों ओर क्या कर रहा है, रोटेशन कर रहा है, ठीक है, रोटेशन कर रहा है। तो ये है सो 29 डेज में कर रहा है। हम लोग जान रहे हैं कि वेलोसिटी क्या होता है, √2gr होता है, यानी कि ये मास पे क्या होता है, डिपेंड नहीं करता है। तो आप इसको मास है सो 2 गुना बढ़ा दीजिए, 4 गुना बढ़ा दीजिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर ये 29 दिन में कवर कर रहा है तो मास कुछ भी हो जाएगा, वो सेम 29 डेज में ही कवर करेगा, ठीक है, क्योंकि मास इनका इंडिपेंडेंट होता है, मास से डिपेंड नहीं करता है उसका ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। ऑर्बिटल वेलोसिटी मास पे डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 48। तो 48 क्या बोलता है कि 2 स्फीयर्स ऑफ मासेस m एंड कैपिटल M आर सिचुएटेड इन एयर इन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम इज f। द स्पेस अराउंड द मास आर नाउ filled with a liquid of specific gravity 3, the gravitational force will be। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे m मास है और m मास है, तो इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है, इसके बीच में हम लोग क्या क्या रख दे रहे हैं, एक बार लिक्विड फील्ड कर दे रहा है और एक बार क्या कर दे रहा है, एयर फील्ड कर दे रहे हैं ना। स्पेस अराउंड द मासेस आर फील्ड बाय लिक्विड, ठीक है, और एक बार एयर है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो माध्यम पे डिपेंड नहीं करता है, तो इसका मीडियम से कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई 2 मास है तो उसके बीच में जो हम लोग F इक्वल टू जी इंटू m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर पढ़ें, तो उसके बीच सिर्फ दूरी और उसके मास पे डिपेंड करता है, न कि क्या पे डिपेंड करता है कि इसके बीच में कौन सा माध्यम है, सो ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जितना फोर्स पहले लग रहा था उतना ही फोर्स अब भी लगेगा, तो कितना लगेगा, F फोर्स लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 49। तो 49 क्या बोल रहा है कि द एस्केप वेलोसिटी ऑफ 10 ग्राम, यहाँ पहले है 10 ग्राम का बॉडी फ्रॉम द अर्थ इज इतना दिया हुआ है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, इग्नोरिंग द एयर रेजिस्टेंस, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ 10 kg ऑफ द आयरन बॉल फ्रॉम द अर्थ। देखिए पहले क्या था कि 10 ग्राम का बॉडी था, उसका एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। तो अब बोल रहा है कि उसका बॉडी है सो 10 kg कर दे, 10 ग्राम था ना, अभी 10 kg कर दिए। अब बताइए उसका एस्केप वेलोसिटी कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि इसके वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, √2gre। ये मास पे डिपेंड करता है, देखिए v इक्वल टू क्या होता है, √2gre। ये मास इंडिपेंडेंट होता है। तो मास अगर कुछ भी हो, अगर आप 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड का स्पीड से फेंक देते हैं तो इसके वेलोसिटी हो जाएगा, मतलब अचीव कर लेगा, और वो जैसे आप फेंक दिए अर्थ से बाहर तो वो वापस नहीं आएगा। तो क्या होगा कि मास कुछ भी हो उसका इसके वेलोसिटी सेम रहेगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड फॉर अर्थ। अर्थ के लिए इसके वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है, मास कितना भी हो तो यही कांस्टेंट अर्थ के लिए क्या होगा, एक सेम होगा इसके वेलोसिटी, दैट इज 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 50। द सैटेलाइट मूव्स। तो सैटेलाइट मूव्स बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू ग्रेविटी, बाय द टेंसाइल फोर्स ऑफ द अर्थ, बाय बोथ द कॉजेज। तो इसमें क्या होगा कि जो अट्रैक्शन ड्यू टू ग्रेविटी से होता है, जैसे देखिए सैटेलाइट क्या होता है, जैसे ये अर्थ हुआ और सैटेलाइट अर्थ के एक ऑर्बिट, अर्थ के चारों ओर क्या होता है, एक ऑर्बिट बनाता है और वो ऑर्बिट में ही घूमते रहता है, ठीक है। तो इस सैटेलाइट को मतलब अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या मतलब वही इसको ऑर्बिट प्रदान करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 51। तो 51 क्या बोलता है, द फर्स्ट अर्थ सैटेलाइट वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर। तो कौन सा कब हुआ, 1957 में।
किसने लॉन्च किया था? तो रसिया ने। तो रसिया उस समय यूनियन था, समझे ना। तो सबसे पहले 1950 स्पुतनिक 1 शायद था, है ना, स्पुतनिक 1 सैटेलाइट है, सबसे पहले लॉन्च किया था रसिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 52। द एस्केप वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन। तो एस्केप वेलोसिटी किस पे डिपेंड नहीं करता है? तो मास पे डिपेंड नहीं करता है। तो मास ऑफ द बॉडी, तो मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 53। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डबल्ड। अगर है सो डिस्टेंस को हम लोग डबल कर देंगे तो हाउ डज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम चेंज। तो देखिए, जो डिस्टेंस होता है क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो नीचे आर स्क्वायर होता है। इसको अगर हम डबल करेंगे तो 2 का स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4 टाइम हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। तो बिकम्स क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 54। द एस्केप स्पीड ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन द मास एज। तो देखिए, एस्केप स्पीड है सो मास पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो देखिए क्या बोलता है? द एस्केप स्पीड ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन द मास एज। तो मास का m0। तो देखिए m का पावर 0 अगर दे देंगे तो क्या होता है? 1 होता है, यानी मास इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अगर कोई चीज को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ही आएगा? जो पहले से वही आएगा, है ना। तो m0 अगर m से करेंगे मल्टीप्लाई तो कुछ आंकड़ा आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए। तो इसका मतलब ही हो गया कि ये मास इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देते हैं 55। इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट वेयर इज द सन लोकेटेड। तो हम लोग केपलर्स लॉ में देखे थे कि सन कहाँ पे लोकेटेड होता है। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ये क्या होता है? इलिप्टिकल पाथ होता है। इसमें क्या होता है? 2 फोकस होता है, ठीक है, F1 F2। तो कोई एक फोकस पे क्या होता है? सन होता है। तो यहाँ पे क्या मान लेते हैं? जैसे सन है और इसकी ओर ये जो मान लीजिए जो प्लैनेट्स होते हैं वो क्या लगाते हैं? रोटेट करते हैं, रिवोल्यूशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 56। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज अप्रोक्सीमेटली ऑफ इट्स वेट इन द अर्थ। तो देखिए, जो मून है वो लगभग जो अर्थ है उसका क्या है? 1/6 पार्ट है, समझे ना। 1/6 पार्ट है, तो इसलिए वहां पे जो ग्रेविटी जी है वो क्या होता है? 1/6 लगता है वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो मास होगा, यहाँ पे जो मास होगा तो उसका m/6 होगा, तो 1/6 हो जाएगा आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा? 1/6। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द मून इज अप्रोक्सीमेटली वेट ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे मान लीजिए 6 kg है अर्थ में, तो चांद में उस वेट को जाके मापिएगा तो कितना हो जाएगा? 1 kg होगा, ठीक है। तो 1/6 कम हो जाता है अर्थ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 57। द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज आल्सो नोन एज। तो क्या कहलाता है? वेट कहलाता है। जैसे मास को अगर हम इसको ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ mg करेंगे तो ये क्या देगा? वेट देगा। तो वेट क्या होता है? mg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 58। हु प्रोपोज्ड द 3 लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो प्लैनेटरी मोशन कौन दिया था? केपलर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 59। फॉर ए सैटेलाइट मूविंग इन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी इज। कितना होगा? तो 1/2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 60। तो 60 क्या बोलता है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज 0.8। तो 0 क्या होगा? देखिए, ये क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये अर्थ है और यहाँ से अगर कुछ हाइट पे, h हाइट पे जाएंगे जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि इन्फ्लुएंस करता है, तो वहाँ पे जो mgh है सो पोटेंशियल एनर्जी निकल के आएगा। तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? mgh होगा। तो ये है सो 0 कब होगा? तो 0 कब होगा? जब g का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। तो अगर हमें सो इन्फिनाइट डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ चल जाए, यानी कि यहाँ से बहुत दूरी में चला जाए, तो बहुत दूरी में क्या हो जाएगा? कि जी का वैल्यू क्या हो जाता है? धीरे धीरे घटते जाता है और एक जगह होगा जहाँ पे जी का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो उस डिस्टेंस में जाने पे क्या हो जाएगा? mgh 0 हो जाएगा, है ना। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि जैसे यहाँ पे अगर वो सेंटर के अर्थ चल जाए, सेंटर में चल जाए, तब भी क्या हो जाएगा? जी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन हम लोग है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? हाइट को लेते हैं ना, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और यहाँ पे मतलब सेंटर में जाना पॉसिबल अभी नहीं है ना। तो ये सेंटर वाला ऑप्शन नहीं देना चाहिए, कंफ्यूजिंग है थोड़ा। तो फिर भी हम लोग क्या मारेंगे? सी मारेंगे कि इन्फिनाइट डिस्टेंस, जहाँ पे जी का वैल्यू क्या हो जाए? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 61। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर्स अफेक्ट्स द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू क्या होता है? जी इंटू m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। तो इसको मास और रेडियस पे डिपेंड करता है।
तो डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो डेंसिटी भी डिपेंड नहीं करता है। स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्पीड में डिपेंड नहीं करता है। एंगल बिटवीन द ऑब्जेक्ट, एंगल में भी नहीं करता है। लेकिन क्या है, मास और डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट में क्या आता है, डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 62, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मूविंग फ्रॉम इक्वेटर टू पोल व्हील। देखिए हम लोग क्या है, जैसे ये अर्थ है, यहाँ पे कितना मान 23.5 डिग्री झुका हुआ है, ठीक है, ये पोल हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, इक्वेटर हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि सबसे कम होता है, यहाँ पे सबसे कम होता है जी का वैल्यू, और यहाँ पे क्या होता है, अधिक होता है। पोल पे क्या होता है, अधिक होता है जी का वैल्यू। तो अगर हम कम से ज्यादा की ओर जाएंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा। तो जी का वैल्यू क्या होगा, अगर हम इक्वेटर से यानी विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर यानी पोल की ओर जाएंगे तो जी का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। देखिए पहले कम था और यहाँ पे ज्यादा है, तो कम से ज्यादा की ओर जा रहे हैं, यानी कि क्या होगा, बढ़ेगा, तो इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 63, व्हेन डज द ऑब्जेक्ट इन ए सैटेलाइट स्केप टू इन्फिनिटी। कब इन्फिनिटी पे स्केप हो जाएगा, तो व्हेन टोटल एनर्जी इज पॉजिटिव, व्हेन टोटल एनर्जी इज जीरो। तो हम लोग अभी देखे थे कि क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अर्थ है और यहाँ से हम लोग एक मान लीजिए कि कोई मास को भी इनिशियल से भेजे थे, तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी था हाफ mvi² इक्वल टू, ये मतलब माइनस जी इंटू m1 इंटू m2 बाई आर का स्क्वायर इक्वल टू क्या कर रहे थे कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये क्या है, एनर्जी इक्वेशन है, मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेस्ड में किए हैं कि अगर हम जो ऊर्जा के साथ जिस वेलोसिटी के साथ भेज रहे हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो जब ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड है सो इस मतलब जो गतिज ऊर्जा है उससे ज्यादा हो जाएगा एनर्जी, तब क्या होगा कि उसको अपने ओर आकर्षित कर लेगा। तो इसको है तो ज्यादा होना पड़ेगा इसके वेलोसिटी के लिए, है ना। तो ये क्या होना चाहिए कि ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, बोथ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 64, इसकेप स्पीड ऑन द मून इज। तो मून की क्या हो जाता है, 1/6 हो जाता है, ठीक है, 1/6 देन द स्पीड ऑफ द अर्थ क्या हो जाएगा, तो 6 टाइम क्या हो जाता है, स्मॉलर हो जाता है, 6 टाइम स्मॉलर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 65, द escape वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिपेंड्स ऑन द मास एच। तो ये क्या करता है, m0। तो m का पावर 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 देगा, यानी कि मास पे डिपेंड नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 66, द वैल्यू ऑफ g ऑन द सरफेस ऑफ द मून। तो मून पे क्या होगा, 1/6 होगा अर्थ का, है ना। इज द सेम एज ऑन द अर्थ, तो सेम नहीं होगा। लेस देन ऑन द अर्थ, तो लेस तो होगा, लेस होगा। मोर देन अर्थ कीप्स चेंजिंग बाय द, ये नहीं है, तो क्या हो जाएगा, लेस देन ऑन द अर्थ। तो अर्थ में जितना जी का वैल्यू है उसका 1/6 होता है मून में, तो मून में क्या होगा, अर्थ में जितना जी का वैल्यू उससे कम होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 67 क्या बोलता है, द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शंस बिटवीन टू मासेस इज। तो टू मासेस क्या होता है, जैसे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स जानते हैं कि F इक्वल टू क्या होता है, G इंटू m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर, यानी कि ये मासेस का पूछ रहा है, टू मासेस, तो मासेस के बीच में क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, तो दोनों का प्रोडक्ट का प्रोपोर्शन होता है। तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 68, द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इन सैटेलाइट। तो सैटेलाइट में क्या होता है, इनफाइनाइट होता है टाइम पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 69, द वेट ऑफ ए बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसको हम सेंटर ऑफ द अर्थ ले जाएं तो वहाँ पे जी का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, इसलिए वेट को निकालेंगे तो वेट इक्वल टू क्या होता है, mg। तो जब जी का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो वेट कितना निकल के आएगा, 0। तो क्या हो जाएगा, ये 0। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 70, इफ द मास ऑफ ए बॉडी m ऑन द if mass of a body is m on the earth surface then the mass of the same body in the moon surface। देखिए मून सरफेस हो चाहे अर्थ सरफेस हो, मास क्या होता है, अनचेंज्ड होता है। मास क्या होता है, अनचेंज्ड रहता है हर जगह। तो जो भी चेंज होता है, क्या चेंज होता है, वेट। सपोज कर लीजिए कि वेट मान लीजिए अर्थ में है कोई चीज 6 kg है, ठीक है, लेकिन अगर उसको हम लोग मून में ले जाएं तो उसका वेट कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाता है। तो 1/6 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 1 kg हो जाएगा, मतलब 1/6 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करना है, मास है सो अनचेंज्ड रहेगा। तो वहाँ पे अर्थ में मास m है तो मून में भी मास m ही रहेगा, है ना। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 71, इफ m e इज द मास ऑफ द अर्थ एंड रेडियस
आर ई इज द रेडियस, द रेशियो ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज, तो इसका रेशियो कितना हो जाता है, तो मास ऑफ अर्थ बाई रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 72। तो 72 क्या बोल रहा है, द पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट, द पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट नियर ए प्लैनेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, जैसे मान लीजिए ये कोई प्लैनेट है, अर्थ है, और इसके चारों ओर कोई एक सैटेलाइट है, वो रोटेट कर रहा है, तो जो सैटेलाइट का जो वेट होता है, तो वेट का क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि इसका जो मास का इंडिपेंडेंट होता है। यहाँ पे मतलब कोई भी अगर मास कितना भी हो, अगर उसको हम लोग एक ऑर्बिट दे पाते हैं, तो उस ऑर्बिट में जो ग्रेविटेशनल पुल है उसके चलते क्या होता है कि ये अपना जो ऑर्बिट है उस पे ये रोटेट करता रहता है। तो ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट किसका होता है, तो जो सैटेलाइट का मास है, तो ये क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द रिलेशन बिटवीन द रेडियस आर ऑफ द ऑर्बिट एंड द टाइम पीरियड इज, ये क्या होता है, टी स्क्वायर बाई आर क्यू इक्वल टू क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। इस तरह से ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। थैंक यू।